लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड वो है न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन अभी इधर थोड़ा सा, अभी इसके आगे का जो चीज़ है वो थोड़ा सा रट्टा मारने वाला ही है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो आप देख लो, जल्दी जल्दी भी हो जाएगा। न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन जैसे यूरेनियम 92-235, इससे आकर के एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन अगर स्ट्राइक करता है तो ये बन जाता है यूरेनियम 92-236। ये कंपाउंड न्यूक्लियस है, तुरंत टूट जाता है, ये तुरंत टूट जाता है किसमें, बेरियम प्लस क्रिप्टन प्लस 3 न्यूट्रॉन्स में। और एनर्जी जो इसमें रिलीज होता है वो होता है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपका जो है, देखो यहाँ पे क्या हो गया, छोटे न्यूक्लियाई में टूट गया, बड़ा न्यूक्लियस था छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट गया, और 3 न्यूट्रॉन जो है वो फर्दर यहाँ पे रिलीज हुए, जो कि फर्दर और आगे यही रिएक्शन करवाने में हेल्प करेंगे। और एनर्जी जो है वो रिलीज हुआ 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये स्टार मार्क क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि दिस डिनोट्स दैट दिस न्यूक्लियस इज इन एक्साइटेड स्टेट। इट इज एन एक्साइटेड स्टेट। न्यूक्लियस का भी क्या एक्साइटेड स्टेट होता है? यस, होता है। एंड ये हमने बताया था गामा डीके में कि न्यूक्लियस के भी एक्साइटेड स्टेट्स होते हैं। प्रीथा, आप लोगों को जो है ना वो मैं देखता हूँ कि काइंड ऑफ वो मॉडर्न फिजिक्स वाली वीडियो शायद आप लोगों को करवा पाऊँ अवेलेबल। तो इन दैट केस काफ़ी डिटेल में चीज़ें कवर की गई हैं, आप आराम से फिर सारे लेक्चर्स देख पाओगे वहाँ पे। जो दिक्कत होगा फिर पूछ लीजिएगा, बता देंगे, ठीक है? ओके सर जी। हाँ, क्योंकि वो क्या है ना कि वहाँ पे काफ़ी हमने अच्छे से लिया है, डिटेल में लिया है। एंड वो मॉडर्न फिजिक्स पार्ट 1 जो है पूरा। एंड वो अभी सेमीकंडक्टर वाला पार्ट, हाँ जी, वो सेमीकंडक्टर एंड ऑल दैट वाला पार्ट, ना 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 ना, वो नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक एटम इफेक्ट अच्छा। प्लस एटॉमिक स्ट्रक्चर प्लस एक्सरे, ओके ये वाला पार्ट, ठीक है? ओके। तो वो वाला पार्ट जो है काफ़ी बढ़िया से डिटेल में लिया है अच्छे से। तो मैं कोशिश करूंगा उसको, अगर वीडियो वो आप लोगों को अवेलेबल हो जाता है तो दैट वुड बी बेटर, क्योंकि अभी इतना टाइम है नहीं कि फिर से वो उतना डेप्थ में फिर से ले पाए, ठीक है? तो आई थिंक वो अवेलेबल टेक्निकली शायद हो जाएगा पॉसिबल, ठीक है? तो फिर वहां से देखिएगा, जो दिक्कत होगा फिर पूछ लीजिएगा अगर कुछ दिक्कत होगा तो, ठीक है? जी सर। वो हाँ, दिक्कत होगा नहीं, कुछ कुछ चीज़ों में बस हो सकता है। जैसे हमने वहाँ पे कवर किया था एक फोर्स ड्यू टू लाइट वाला पोर्शन था, लाइट की वजह से फोर्स कितना लगता है, वो थोड़ा सा डिटेल में कवर किया था अच्छे से। वहाँ पे थोड़ा हो सकता है दिक्कत आपको। तो बाकी चीज़ें जो है वो बहुत तो कुछ वैसा डिफिकल्ट है नहीं, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं, ठीक है? तो मैं देखता हूँ बात करके, जी अगर सर। वो हो जाता है आप लोगों को तो। सो ओके 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 ओके। हम्म, नेक्स्ट है कि नेक्स्ट है नेक्स्ट है ये देखिए। हाँ, सो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एक्साइटेड स्टेट को डिनोट करता है। न्यूक्लियस के जो होते हैं ना उसके भी एक्साइटेड स्टेट्स होते हैं, तो वो भी कुछ कुछ अलग एनर्जी स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है न्यूक्लियस। नॉट नेसेसरी सारे न्यूक्लियस के लिए वो ट्रू नहीं होता है, पर कभी कभी वो होता है। तो यहाँ पे अगर मैं मास डिफेक्ट की बात करूं तो मास डिफेक्ट जो होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। देखो, एनर्जी रिलीज हुआ है कितना, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर कोई बोले अच्छा भाई मास डिफेक्ट कितना हुआ, तो आप बोलोगे यार हमने पढ़ा था कि 1 एमयू मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी रिलीज होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो इसका मतलब 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अगर रिलीज होता तो हम कहते कि मास डिफेक्ट 1 AMU है। तो अगर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि मास डिफेक्ट है 1/931.5 AMU। और अगर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि मास डिफेक्ट हो गया 200/931.5 AMU। ये बात आई समझ में? हेलो हाँ सर। बोल। सर एक बार वापस बोलेंगे? देखो हमने ये पढ़ा था ना कि अगर 1 AMU मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो कितना एनर्जी रिलीज होता है? 931.5 931.5 वोल्ट। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि अगर 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होता तो हम लोग बोलते कि 1 AMU मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। हम लोग बोलते कि मास डिफेक्ट 1 AMU है ना जी। तो अगर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि मास डिफेक्ट कितना है? 1/931. यूनिटरी मेथड जो होता है जैसे पढ़ते हो ना आप, 4 पेन का कॉस्ट है 12 रुपीज, तो 1 पेन का होगा 12/4 और अगर 3 पेन का निकालना हुआ तो 12/4 इंटू 3 है ना। तो सिमिलरली 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर एनर्जी रिलीज होता तो हम लोग बोलते कि मास डिफेक्ट हुआ 1 AMU। 1 AMU मास हैज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो सिमिलरली अगर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होता तो यूनिटरी मेथड से हम लोग बोलते कि मास डिफेक्ट हो गया कितना? 1/931.5 AMU है ना पृथा बोलो। जी सर। और अगर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि कितना होगा मास डिफेक्ट? 200/931.5. 200/931.5 AMU। तो वही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। Okay, so this is mass defect is 200/931.5 mega electron volt. 200/931.5 आप nearly 931 भी ले सकते हो, it comes out to be 0.21 AMU. So 0.21 AMU, this is the mass defect, and total mass of reactant is 236 AMU. So total mass of reactant is 236 AMU, mass defect is 0.21 AMU. That means percentage of mass converted into energy, this is less than 0.1%. Less than 0.1% mass has converted into energy. ठीक है, तो ये कह रहा है कि देखो this shows that when nuclear fission takes place then less than 0.1% mass gets converted into energy. More than 99.9% mass remains unaffected. तो जैसे हिरोशिमा नागासाकी जो हुआ था न्यूक्लियर बॉम्बिंग, तो उसमें पता है मास डिफेक्ट कितना था? हिरोशिमा नागासाकी में मास डिफेक्ट कितना रहा होगा बताओ? हिरोशिमा नागासाकी में मास डिफेक्ट कितना रहा होगा? इट वाज 0.6 ग्राम, मतलब 0.6 ग्राम ऑफ मास हैड कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो हिरोशिमा नागासाकी हो गया कितना कितना 0.6 ग्राम। सी स्क्वायर कर दो तो सी स्क्वायर 3 × 10⁸ का स्क्वायर करोगे तो देखो कितना एनर्जी रिलीज हो गया। ठीक है, बोलो यार। जी सर। तो ओके, तो देखिए अब इस पे देखो इस तरह का क्वेश्चन आता है, ये जरा अभी बनाइए तो आप। अ टाउन रिक्वायर्स 500 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मान लो कोलकाता शहर को 500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, एंड this energy is to be supplied by nuclear fission. So what mass of uranium will be required in 1 year?
तो मान लो आप जो है आप ही ज्वाइन किए हो एज ए इंजीनियर एंड गवर्नमेंट में जो है दीदी ने बुलाया आप लोगों को और बोला कि देखो भाई अपने को 1 साल तक कोई पावर कट नहीं चाहिए, यहाँ पे कुछ भी पावर कट नहीं चाहिए। तो अगर हमें 500 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट है और पूरा 1 साल अगर हम कंटिन्यूस सप्लाई करें 24/7 फॉर 1 ईयर, तो कितना हमें यूरेनियम जो है वो लगेगा, आप बता दीजिए आप लोग। अब बताइए आप लोग, आप पे डिपेंड करता है कि आप सही सही बताएंगे या कलकत्ता को अंधेरे में रखेंगे या फिर गवर्नमेंट की ज्यादा खर्चा करा देंगे, बताइए। सर कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं? कैलकुलेटर कैलकुलेटर कर लो, करना तो नहीं चाहिए, बट एग्जाम में तो मिलेगा नहीं करने को, तो वो प्रैक्टिस अभी से करना पड़ेगा। पर ठीक है, अभी जल्दी आंसर देना है तो आप करके दे दो। आंसर आपका कितना आया? 0.1752. 0.1752 kg, क्या है ये? kg. हाँ हाँ, मतलब ये है क्या? Ultra. ये क्या मास डिफेक्ट है या क्या है? Mass defect. मास डिफेक्ट है ना। आपको तो, दीदी को तो इतना मास डिफेक्ट नहीं पता चलता है। दीदी मास डिफेक्ट थोड़ी पूछ रही हैं, वो बोल रही हैं सीधा सीधा बताओ हमें यूरेनियम कितना ऑर्डर करना है। अच्छा। बोल रही हैं यूरेनियम कितना ऑर्डर करना है। अब आप बोलोगे 0.175 kg तो पूरा कोलकाता भाई एक दिन भी बिजली नहीं हो पाएगी, फिर अंधेरा में ही रहेगा। देखो आपने मास डिफेक्ट बिल्कुल सही निकाला है। देखो 500 मेगावाट का मतलब हो गया कि 500 इंटू 10⁶ जूल पर सेकंड। तो 1 सेकंड में कोलकाता को चाहिए 500 इंटू 10⁶ जूल। 1 साल में कितना चाहिए? तो 1 साल के लिए अब भाई 1 सेकंड में इतना चाहिए, तो घंटे के लिए क्या करोगे? 3600 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो, ये 1 आवर का हो गया। 24 से मल्टीप्लाई कर दो तो 24 घंटे हो गए, एक दिन का हो गया ये, एक दिन का हो गया। और 365 डेज, 365 डेज का आपको चाहिए, 365 से मल्टीप्लाई कर दो आप, ये पूरा 1 साल का हो जाएगा, है ना। ये पूरा 1 साल का हो जाएगा आपका एनर्जी रिक्वायरमेंट, इतना जूल। ठीक है, अब इतना एनर्जी चाहिए आपको, ये इतना समझ में आया? तो ये इतना एनर्जी रिक्वायरमेंट है, ये आएगा कहाँ से? E इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। यहाँ से हमें डेल्टा एम मिल जाएगा मास डिफेक्ट, ये E बाई सी स्क्वायर हो गया। अब ये E निकाल लिया था आपने, बाई सी स्क्वायर कर दो, तो C होता है 3 इंटू 10⁸, उसका स्क्वायर करेंगे तो दिस विल बी 9 इंटू 10⁻16। यहाँ से डेल्टा एम मिला, तो डेल्टा एम जो है ये आपका आ गया 0.175 kg। तो डेल्टा एम इज 0.175 kg। नाउ ये मास डिफेक्ट है, बट अभी अभी आपने देखा कि फ्यूजन में लेस देन 0.1% एनर्जी, है ना, लेस देन 0.1% मास गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मतलब मास डिफेक्ट जो होता है वो लेस देन 0.1% होता है। तो अगर मास डिफेक्ट है ना लेस देन 0.1%, लेस देन 0, जैसे 0.1% मतलब हो गया 1/1000,
1/1000। तो 1000 पार्ट ही मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो पाता है। तो अगर मास डिफेक्ट है 0.175 kg, तो आपको कितना चाहिए मास, टोटल मास कितना चाहिए, आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस विल बी total mass required will be mass defect into 1000, so this will be 175 kg। 0.175 kg नहीं, 175 kg अप्रॉक्स आपको चाहिए। ठीक है, तो अब थोड़ा सा सेफ साइड में थोड़ा सा बढ़ा के ही बोल देंगे तो सही रहेगा। 175 के जगह पे आई थिंक क्या 176 बोलने से काम हो जाएगा ना, तो ये आपका सही रहेगा, है ना? बोलिए, क्लियर है? जी सर। गुड। नेक्स्ट है आपका, क्या बोलते हैं, नेक्स्ट है चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन देखो क्या होता है आपका, जैसे एक न्यूट्रॉन यूरेनियम 92-235 से स्ट्राइक किया, इसमें 3 न्यूट्रॉन्स निकले। अब इसमें हर एक न्यूट्रॉन जो है वो लाइक अगर कोई एक सैंपल है, अगर कुछ एक सैंपल है यूरेनियम का, तो उसमें तो लाइक करोड़ों न्यूक्लियस हैं। तो एक न्यूक्लियस आई मीन एक न्यूट्रॉन अगर एक न्यूक्लियस को स्ट्राइक किया, उसका फ्यूजन हुआ तो 3 और न्यूट्रॉन्स निकले। अब उसमें जो हर एक न्यूट्रॉन है वो फर्दर एक मान लो न्यूक्लियस को हिट करता है, ठीक है, एक न्यूट्रॉन एक न्यूक्लियस को हिट करता है, उससे फिर 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, वो फिर फर्दर 3 न्यूक्लियस को हिट करेगा। तो ऐसे करके चलता जाएगा ना, 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, 81, 243 चलता जाएगा, ऐसे फिर रुकेगा नहीं वो। तो ये यहाँ पे देखो एक टर्म है रिप्रोडक्शन फैक्टर। We will see कि what is the condition for chain reaction. So there is an important term called reproduction factor or multiplication factor. We denote it by K. So what is reproduction factor or multiplication factor? This is number of neutrons available for fission in a particular generation divided by number of neutrons inducing fission in the preceding generation. जैसे एक यहाँ पे फिजन हुआ तो इसके बाद कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अवेलेबल हैं, तो 3 है अवेलेबल, और ये करवाने के लिए कितना चाहिए था, एक ही चाहिए था, तो 3/1। यहाँ पे रिप्रोडक्शन फैक्टर 3 हो जाएगा, यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन फैक्टर और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा 3:1। K इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अवेलेबल, ये बोल रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अवेलेबल फॉर फिजन, मतलब एक रिएक्शन हुआ तो उसके बाद कितने न्यूट्रॉन्स अवेलेबल हैं, 3 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये वाला फ्यूजन करवाने के लिए कितने न्यूट्रॉन चाहिए थे, एक ही चाहिए थे, तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन फैक्टर हो गया 3/1, 3। तो अगर बोल रहा है इफ k इज ग्रेटर देन 1, इफ रिप्रोडक्शन फैक्टर इज ग्रेटर देन 1 तो चेन रिएक्शन कंटिन्यूज, और अगर k लेस देन 1 तो चेन रिएक्शन स्टॉप्स, और अगर कंट्रोल्ड वे में करवाना है तो k को नियरली 1 रखना पड़ेगा। तो ये था एक टर्म, ठीक है? जी सर। अभी देखो इसमें ना बहुत ज्यादा कुछ चीज बचा नहीं है वैसा स्पेशल वाला, थोड़ा सा जो बचा है आई थिंक वो हम लोग किसी और दिन कर ले सकते हैं। कल वाले क्लास में आई थिंक कल 2 घंटे मिल रहा है, तो कल 2 घंटे में यहाँ जो थोड़ा सा छूट जाएगा वो करना सही नहीं रहेगा। टुमारो वी कैन डू एनी न्यू टॉपिक। कल हम लोग मे बी EM वेव्स कर सकते हैं। क्यों? सर कल क्लास कब है, मतलब हमारे ग्रुप में दिखाई नहीं, भेजा है, बता देना किसी ने, तो दोपहर का ही सुबह को है? सुबह में है, क्लास है आपका 8 से 10 AM फिजिक्स का। ओके। ठीक है, जी सर। फिजिक्स क्लास है 8 से 10, तो कल हम लोग ना उसमें EM वेव्स ही कर लेंगे। तो EM वेव्स करेंगे, उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्लास फिर होगा नेक्स्ट फ्राइडे को। नेक्स्ट फ्राइडे को होगा तो उसमें शायद हम लोग सेमीकंडक्टर करेंगे। EM वेव्स अगर जो रह जाएगा अगर, तो EM वेव्स कंप्लीट करके
फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर शुरू कर देंगे। सर O1 पे क्या करेंगे? ओवन में भी कल वही पैरेलल टॉपिक ही रखेंगे, नहीं तो फिर क्या होगा, आगे पीछे हो जाएगा। तो कल EM वेव्स ही रखेंगे, फिर तो कॉमन टॉपिक्स जो है वो पहले कर लेंगे, फिर जो रह जाएगा वो फिर बाद में एक्स्ट्रा क्लास करके उसको बाद में कंप्लीट करेंगे। जैसे आप लोगों का भी थोड़ा वो भी है ना छुटा हुआ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाला। हाँ सर। तो वो आफ्टर फेस टेस्ट करा देंगे, ठीक है। अभी सब उल्टा पलटा हो गया, अभी जो AITS बीच में आ गया ना, तो पूरा संडे को तो टाइम मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा है। संडे वाला क्लास चला जा रहा है, बीच में उधर दशहरा दिवाली चला गया। तो बट अभी फेस टेस्ट के बाद क्या होगा ना कि दूसरे सब्जेक्ट के क्लासेस नहीं रहेंगे, तो फिर उसके बाद हम लोग ज्यादा ज्यादा क्लास लगा करके वो कंप्लीट कर ले सकते हैं। तो बाय एनी हाउ लाइक योर फेस टेस्ट इट ऑन आई थिंक 13-14 दिसंबर के आसपास है, तो मैक्सिमम बाय 31 दिसंबर तक आपका जो भी है वो कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, so that कि in January you will get full time for whatever you do, ठीक है। हाँ सर। हाँ, दिसंबर 31 तक जो भी है वो हो जाएगा, निपटा देंगे। चलिए ये देख लो आप थोड़ा सा न्यूक्लियर फ्यूजन का देख लो। न्यूक्लियर फ्यूजन में दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। एक होता है आपका जो सन में होता है, एक ठीक है, एक होता है जो सन में होता है और एक होता है जो स्टार्स में होता है। एक और होता है जो हाइड्रोजन बॉम्ब में होता है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, वो भी देख लेंगे हम लोग। तो आज देख ही लेते हैं, आज ये फ्यूजन वाला कर ही लेते हैं, कुछ है नहीं थियोरेटिकल ये, तो आज इसको कर ही लेते हैं। तो फिर क्या है, आपका सिर्फ सीरीज बच जाएगा, क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव सीरीज, जो आप केमिस्ट्री में भी पढ़े हुए होते हो। केमिस्ट्री में बता दूंगा, लेकिन आप केमिस्ट्री में भी वो चीज पढ़ते हो, कुछ रहता है ना, थोरियम सीरीज, एक्टीनियम सीरीज, यूरेनियम सीरीज, पढ़ा है आपने केमिस्ट्री में? शायद तो नहीं सर। कोई बात नहीं, वो बहुत छोटा चीज है, तो वो करवा देंगे हम, डोंट वरी, ठीक है। तो देखो यार, यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, अगर हम बात करें हाँ न्यूक्लियर फ्यूजन की, तो सन में जो रिएक्शन होता है उसमें देखो चार हाइड्रोजन, चार जो है वो चार हाइड्रोजन मिल करके बना रहे हैं एक हीलियम न्यूक्लियस, एक हीलियम न्यूक्लियस बना रहा है और दो पॉजिट्रॉन निकल रहे हैं। आप देखोगे कि मैंने बोला था कि मास नंबर कंजर्व होता है एंड टोटल चार्ज कंजर्व होता है, तो देखो चार हाइड्रोजन है, टोटल चार्ज कितना हुआ रिएक्टेंट का, +4। रिएक्टेंट का टोटल चार्ज कितना हुआ, +4। +4। प्रोडक्ट साइड में भी कितना होना चाहिए, +4। +4। ये बैलेंसिंग वाला चीज आता है, मतलब ऐसे आपको डायरेक्टली याद रखने के लिए कुछ नहीं बोलता है, बट हाँ बैलेंस करने के लिए वो रहता है। तो देखो प्रोडक्ट साइड में हीलियम पे +2 हो गया, और ये दो पॉजिट्रॉन है, तो दो पॉजिट्रॉन है तो इनका भी +2 हो गया, तो +2 कितना हो गया, 4 हो गए। सर यहाँ पर प्रोटॉन क्या न्यूट्रॉन पे कन्वर्ट हो रहा है कुछ? नहीं 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 नहीं, यहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ये अलग ही रिएक्शन है, ठीक है। हाँ। हाँ अलग ही रिएक्शन है ये डायरेक्टली ये चारों मिलकर के ये बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो
ऐसे नहीं बोलेंगे कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन है, हीलियम और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, डायरेक्टली यही बोलेंगे, ठीक है। सो ओके, मास नंबर भी कंजर्व होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मास नंबर रिएक्टेंट का कितना है, 4, प्रोडक्ट का भी कितना है, 4, और 2 न्यूट्रिनो भी निकलता है यहाँ पे, 2 न्यूट्रिनो भी निकलेगा। एंड न्यूट्रिनो प्रीथा को नहीं पता होगा, ये इसका मास भी ऑलमोस्ट 0 होता है एंड चार्ज भी इस पे 0 होता है एंड इसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट इक्वल टू c होता है, नॉट एग्जैक्टली बट ऑलमोस्ट। बट ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, दिस इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एनर्जी रिलीज होती है यहाँ पे 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फ्यूजन से कम है, ज्यादा है? ये फ्यूजन से कम है या ज्यादा है एनर्जी जो रिलीज हो रहा है? कम है। सर कम है। कम है, अच्छा। फ्यूजन में कितना रिलीज हुआ था, न्यूक्लियर फ्यूजन जो यूरेनियम 92-236 का था? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, वहां पे रिएक्टेंट का कितना था मास नंबर? सर 236 है। 236। हाँ, तो पर न्यूक्लियन कितना ये था वहां पे, पर न्यूक्लियन? पर न्यूक्लियन 236 AMU था ना रिएक्टेंट का मास फ्यूजन में। तो सॉरी, AMU नहीं दिखना चाहिए मुझे ये में यूनिट में। तो देखो वहां पे 236 AMU से एनर्जी रिलीज हो रहा था 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे कितना है, 4 AMU ही है, 4 AMU से एनर्जी रिलीज हो रहा है 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात करूंगा, वो किसका ज्यादा होगा? ये इसका बहुत ज्यादा है ना। बाइंडिंग एनर्जी उसका ज्यादा है फ्यूजन वाले का, बट यहाँ पे अगर पर न्यूक्लियन की बात करेंगे तो इस केस में बहुत ज्यादा है, राइट। सो दिस रिएक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोलर एंड स्टेलर एनर्जी। सन के अंदर यही वाला रिएक्शन होता है, क्लियर है। नेक्स्ट आप आ जाओ, थ्योरी ऑफ फ्यूजन अकरिंग इन स्टार्स। स्टार्स में जो फ्यूजन होता है उसके लिए 2 थ्योरी दिया गया है, एक है प्रोटॉन प्रोटॉन थ्योरी, दूसरा होता है कार्बन कार्बन साइकिल बोलते हैं। तो वन इज प्रोटॉन प्रोटॉन थ्योरी, अनदर इज कार्बन कार्बन साइकिल। प्रोटॉन प्रोटॉन थ्योरी क्या है, ये देखो कुछ सेट ऑफ रिएक्शंस हैं, कुछ सेट ऑफ रिएक्शंस है, उससे फाइनल क्या बनता है ये देखते हैं हम लोग। In this cycle, 2 protons combine initially to form a deuterium nucleus, and deuterium again combines with a proton to form helium-2 3, and ऐसा कुछ होता है। देखो ये ऐसा रटने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि you need to mug up all the steps and all, ठीक है। थोड़ा रिएक्शन बस समझने का जरूरत है। यहाँ पे देखो 2 प्रोटॉन मिल करके एक बनाया ड्यूट्रॉन प्लस एक पॉजिट्रॉन। देखो मास नंबर और एटॉमिक नंबर सब जगह, मास नंबर और चार्ज कंजर्व्ड है क्या? इधर चार्ज कितना है, +2, इधर भी चार्ज कितना है, +1 +1 +2, एंड मास नंबर इधर कितना हुआ, 2, इधर भी कितना हुआ, 2। ये एक पॉजिट्रॉन निकला, साथ में न्यूट्रिनो निकला, एनर्जी 1। अभी ऐसा 2 रिएक्शन होगा तो 2 ड्यूटेरियम निकलेंगे, 2 ड्यूट्रॉन निकलेंगे। अच्छा, अभी देखो यहाँ पे अगर एक ड्यूट्रॉन एक हाइड्रोजन से फर्दर मिलता है तो बनाता है हीलियम-2 3, प्लस एनर्जी रिलीज होगा। देखो चार्ज कंजर्व्ड है, 1 + 1 2, मास नंबर 2 + 1 3, ये भी कंजर्व्ड है। नेक्स्ट, अब ऐसा रिएक्शन ये 2 बार होगा, तो यहाँ पे 2 हीलियम-2 3 मिलेंगे, 2 हीलियम-2 3 मिल करके ये बना जाएगा हीलियम-2 4 प्लस 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो ये थर्ड वाले रिएक्शन में क्या मास नंबर कंजर्व्ड है, 3 3 6, इधर कितना हो गया, 4 और 2 6, चार्ज इधर 2 2 4, इधर भी 2 और 2 4। मास नंबर और जो चार्ज है वो सारे रिएक्शंस में कंजर्व्ड है। इन सबको अगर आप जोड़ दो, तो इन सबको जोड़ दोगे तो देखो इधर का 2 हीलियम, ये 2 हीलियम से कट गया, इधर प्रोडक्ट, इधर देखो प्रोडक्ट साइड में ×2 था, इसीलिए हम इसको 2 ले रहे हैं। प्रोडक्ट का 2 इधर रिएक्टेंट के 2 से कटा,
फिर इधर भी 2 था और इधर भी 2 है, ये कट गया। और इधर आपका रिएक्टेंट में टोटल कितना हाइड्रोजन हो गया, 1 2 और 3, और ये इंटू 2 इंटू 2 है तो 3 इंटू 2 6 हो गया, बट प्रोडक्ट में भी 2 बन रहा है, तो 6 रिएक्टेंट में 2 इधर प्रोडक्ट में, तो ओवरऑल 4 ही हो गए, 6 माइनस 2। ये सबको मिला करके ये रिएक्शन बना दिया, 4 हाइड्रोजन मिलकर के बनाया एक हीलियम 24, 2 पॉजिट्रॉन हो गए, 2 न्यूट्रिनो हो गया और एनर्जी हो गया। तो ये है, आप इसमें भी देख सकते हो कि लाइक टोटल चार्ज इधर 4 है, इधर भी जो है वो कितना हो गया, 2 2 4, मास नंबर कंजर्व्ड है 4 4। हाँ पक गए लगता है तुम लोग, हाँ 4 घंटा फिजिक्स पढ़ते पढ़ते, है ना। तो ये रिएक्शन है यार, ये इसको प्रोटॉन प्रोटॉन थ्योरी बोलते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। कोई था आया समझ में? जी सर। उसके बाद एक कार्बन कार्बन साइकिल है, इसके साथ ये फ्यूजन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो ये भी देख ही लेते हैं हम लोग। कार्बन कार्बन साइकिल में क्या है, इन दिस साइकिल द रिएक्शन स्टार्ट्स बाय, ये हॉट स्टार्स में होता है, यहाँ पे कार्बन 12, बहुत सारे सेट ऑफ रिएक्शंस हैं, याद नहीं करना है आपको। कार्बन 12 हाइड्रोजन से मिला, नाइट्रोजन 713 बनाया, एक्साइटेड स्टेट में है, ये फर्दर टूट जाता है, एक्साइटेड स्टेट में है तो ये खुद से टूट सकता है, टूट जाता है ये कार्बन 13 प्लस पॉजिट्रॉन में प्लस न्यूट्रिनो, कार्बन 13 फर्दर हाइड्रोजन से मिलकर नाइट्रोजन 714 बनाया, 714 हाइड्रोजन से मिलकर ऑक्सीजन 815 बनाया, ये भी एक्साइटेड स्टेट में है, फर्दर टूट गया, नाइट्रोजन 715 प्लस पॉजिट्रॉन बना प्लस न्यूट्रिनो, ये नाइट्रोजन 715 फिर हाइड्रोजन से मिला, ये बना हीलियम 24 बना, ये सब कटवट करके ओवरऑल रिएक्शन ये बन जाता है। रटने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, डायरेक्टली आपसे आई थिंक नहीं पूछा जाता है, ठीक है, आप देखे हुए होने चाहिए। And you can check कि in every reaction total charge will be conserved, total mass number will be conserved. Carbon-carbon cycle is assumed to be a dominant process for the release of energy from very hot stars. In colder stars like Sun, energy is mostly released through proton-proton cycle. Sun को cold star बोल रहा है, बताओ, colder star, not cold, colder, comparative. और लास्ट जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है उसमें जो फ्यूजन रिएक्शन होता है वो कुछ ऐसा होता है, ड्यूटेरियम प्लस ट्रिटियम, तो ये मिलकर के बनाते हैं हीलियम 24 प्लस न्यूट्रॉन प्लस 17.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है, यू कैन सी कि वो सन वाला जो आया था ना, सन वाले में 6 पॉइंट समथिंग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था, यहाँ पे तो इसका कम है, हाइड्रोजन बॉम्ब का सन वाले रिएक्शन से कम है। सो इन दिस वे ये आपका फ्यूजन वाला पार्ट हुआ। यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन देखो 3.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और फ्यूजन में एटॉम बॉम्ब फ्यूजन पे काम करता है, फ्यूजन में जो है वो 0.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, सिर्फ सीरीज का रहा है, वो बहुत ही छोटा सा पोर्शन है, रेडियो एक्टिव सीरीज, इसमें ये यूरेनियम सीरीज, एक्टिनियम सीरीज, थोरियम सीरीज, उसमें आधा घंटा लगेगा, वो कभी कर लेंगे हम लोग।